Hello students, now we are starting Newton's law of motion for the class 11th. इस मॉड्यूल में हम लोग कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स अबाउट द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे, जिसकी हेल्प से आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को निकाल सकते हैं। इनफैक्ट यहां पे हम फ्री बॉडी डायग्राम्स और डिफरेंट तरह के कॉन्सेप्ट जो कि एप्लीकेबल होते हैं बॉडी के मूवमेंट में, मोशन में, एक्सेलरेशन अप्लाइड होता है, फोर्स अप्लाइड होता है उसमें, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स को सीखेंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं एक ब्लॉक के बारे में जो कि किसी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अभी हम यहां पर फ्रिक्शनल फोर्सेस के बारे में कोई बात नहीं करेंगे, हम ये मान के चल रहे हैं कि ये सरफेस स्मूथ है और ब्लॉक इसके ऊपर रखा है। तो हमारा पहला टॉपिक आता है ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब देखिए यहां पे तीन सिचुएशंस बनाई गई हैं। पहली सिचुएशन में हमने ये ब्लॉक को रख दिया है एक सरफेस पे, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, इसके ऊपर ये ब्लॉक रखा हुआ है। जब ब्लॉक रखा हुआ है तो ब्लॉक का वेट नीचे को जाएगा, जिसे हम बोलते हैं mg, और ब्लॉक से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हमेशा सरफेस से 90 डिग्री पे लगने वाला फोर्स होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। हम जब भी वेट ऑफ द बॉडी की बात करते हैं तो कॉमन फीलिंग हमारे दिमाग में आती है कि जो ये mg लग रहा है इससे हमारा वेट डिसाइड हो जाता है। लेकिन इनफैक्ट हम अपना वेट या किसी बॉडी का वेट डिसाइड करने के लिए R को कंसीडर करते हैं, यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के रिलेशन में हम अपना वेट बोलते हैं। तो वी विल राइट हियर R इज इक्वल टू mg या R माइनस mg इज इक्वल टू 0। ये वो कंडीशन है जब ब्लॉक यहां पर रेस्ट की कंडीशन पे रखा हुआ है और हम इस पे एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं लगा रहे हैं। तो इक्वेशन आएगी R इज इक्वल टू mg या R माइनस mg इज इक्वल टू 0। फिर से मैं बोलूंगा, इंपॉर्टेंट बात है, हमारा वेट R के रिलेशन में पता लगाया जाता है, हम उसको R के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते हैं। ऑफ कोर्स mg ही है जो ग्रेविटी फोर्स नीचे को लग रहा है उसके रिस्पेक्ट में है, लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के थ्रू हम डिसाइड करते हैं कि हमारा कितना वेट है। तो R इज इक्वल टू mg, इट इज ए कंडीशन व्हेन इट इज इन रेस्ट। अब यहां पर दो सिचुएशन और आती हैं। हमने ये रखी हुई बॉडी पे फोर्स लगाया, तो फोर्स या तो पुश हो सकता है या पुल हो सकता है। तो देखिए यहां पे हम पुल कर रहे हैं, तो ये फोर्स लगाया F, तो ये mg और R तो अपनी जगह पर एक्ट करेंगे, साथ में इस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा। तो फॉर्मूला लिखा जाएगा F इज इक्वल टू ma, जो आप जानते हैं। बॉडी पे आप पुश भी कर सकते हैं, तो इधर को फोर्स लगाएंगे तो mg तो नीचे को है और R अपवर्ड डायरेक्शन में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है। फॉर्मूला अभी भी अप्लाई होगा, F इज इक्वल टू ma, और बॉडी का एक्सेलरेशन निकाला जा सकता है इस इक्वेशन को यूज करके, फॉर्मूला यूज करके, F इज इक्वल टू ma। कहने का मतलब यह है जब बॉडी रेस्ट पे है तो हम R इज इक्वल टू mg कंसीडर करेंगे, लेकिन जब बॉडी मोशन में है और हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं, चाहे वो पुश हो या पुल हो, इक्वेशन में एक्सेलरेशन का कंसीडरेशन और नेट फोर्स का रिलेशन भी आ जाएगा। तो सिचुएशन देखिए, यहां पर अभी मैंने बोला कि फोर्स लगाया जा रहा है बॉडी पे, चाहे वो पुश है या पुल है। अब उसको एलैबोरेट कर दिया, तो बॉडी पे फोर्स लगाया गया, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया A, तो mg नीचे को है, डाउनवर्ड फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R ऊपर को है, लेकिन हम स्टेबल तो हैं। हमारी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे स्टेबल है, इसका मतलब ये दोनों फोर्सेस में अगर बॉडी एक्सेलरेशन में आ गई तो उसे इक्विलिब्रियम में भी रहना है, स्टेबिलिटी में भी रहना है, एट द सेम टाइम एक्सेलरेट भी होना है। तो वी कैन नॉट से कि R विल बी इक्वल टू mg, उस कंडीशन में ऐसा नहीं होगा। उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम में आना है, अंडर एक्सेलरेशन आना है। तो ये नेचुरली बहुत जरूरी है कि mg शुड बी ग्रेटर देन R।
अब ये कितना ग्रेटर होता है ये बॉडी की हैवीनेस पे डिपेंड करेगा। तो mg माइनस आर विल बी द नेट फोर्स दैट वी विल एक्ट ऑन द बॉडी। हल्की बॉडी होती है तो आप आसानी से पुश कर देते हैं, हैवी बॉडी होती है तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है। वो फोर्स किस रिलेशन में लगाना पड़ता है कि mg और r किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, बॉडी कितनी हैवी है कितनी हल्की है। हल्की बॉडी पे कम फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन क्रिएट हो जाएगा, हैवी बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाने से भी कम एक्सेलरेशन क्रिएट हो सकता है। तो व्हाट वी विल राइट, वी विल नॉट राइट mg इज इक्वल टू r नाउ, हम निकालेंगे नेट फोर्स फॉरवर्ड जब हमने आगे की ओर इसको पुश किया। दिस विल बी इक्वल टू F इज इक्वल टू mg माइनस r। इन दोनों फोर्सेस का जो डिफरेंस है वो फोर्स हम इस पे लगाएंगे तो बॉडी आगे की ओर पुश हो जाएगी। तो इक्वेशन हमारी बन के आएगी F इज इक्वल टू mg माइनस r, या F की जगह हम लिखेंगे ma, जैसा कि अभी देखा था लगने वाला फोर्स ma था। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस r। एक ये स्टैंडर्ड इक्वेशन बन गई। इस लॉजिक्स का यूज करके हम आगे बढ़ेंगे डिफरेंट तरह की सिचुएशंस को पढ़ने के लिए। एक बात और ध्यान देने की है, अगर हम ये सवाल उठाते हैं कि r की वैल्यू mg से ज्यादा है तो निश्चित बात है कि r विल बी ग्रेटर, तो बॉडी ऊपर को उठेगी। अगर बॉडी को ऊपर उठ रही है मींस इसको पुश अप ऊपर को मिल रहा है। तो यहां तो ये पॉसिबल नहीं है, बॉडी तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में आगे की ओर एक्सेलरेट हो रही है। तो अर्थ पे जब भी कोई बॉडी रखी है, चाहे रखी है रेस्ट पे या मूव कर रही है, तो उस पे mg शुड बी स्लाइटली ग्रेटर देन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स फॉर क्रिएटिंग एक्सेलरेशन। और जब वो रखी हुई है तो r इज इक्वल टू mg, जैसा आप देख चुके हैं। तो जो कॉन्सेप्ट अभी हमने पढ़ा ma इज इक्वल टू mg माइनस r, अब उसको एक और एग्जाम्पल से एलेबोरेट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन में बोला गया है कि दो ब्लॉक्स हैं। ये देखिए, एक ब्लॉक ये है जिसका मास m1 है, दूसरा ब्लॉक ये है जिसका मास m2 है। ये दोनों यहां कांटेक्ट में रखे हुए हैं। जब ये कांटेक्ट में रखे हुए हैं उस कंडीशन में अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो m1g नीचे को जा रहा है इस बड़े ब्लॉक से और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r1 ऊपर को, m2 ब्लॉक से m2g डाउनवर्ड, r2 ऊपर को। अब हमने इस पर एक फोर्स लगा दिया m1 ब्लॉक पे, तो फोर्स इज अप्लाइड ऑन ब्लॉक m1। वी कैन ऑल्सो अप्लाई फोर्स f ऑन m2, जो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हमने इस पे फोर्स लगाया, जैसे ही हम इस सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे यहां पर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा और वो सेम एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक के रिस्पेक्ट में होगा। ये भी हम वेरीफाई करेंगे। जैसे ही ये ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएंगे ये ब्लॉक इसको हिट करेगा विद अ कांटेक्ट फोर्स स्मॉल f। एट द सेम टाइम न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई होगा और m2 ब्लॉक विल हिट दिस m1 ब्लॉक विद द कांटेक्ट फोर्स f, और ये दोनों एक दूसरे के इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाले कांटेक्ट फोर्स होंगे। तो कांटेक्ट फोर्स F है जो दोनों डायरेक्शन में अंदर ब्लॉक्स में टकराने पर लग रहा है। एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम A है। तो अब हम अगर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक M1 निकालें, क्योंकि हम F को M1 पे लगा रहे हैं, तो व्हाट वी विल राइट, M1A इज द नेट फोर्स ऑन ब्लॉक M1 विल बी इक्वल टू टोटल फोर्स अप्लाइड माइनस कांटेक्ट फोर्स। देखिए टोटल फोर्स की ये डायरेक्शन है और इस पे कांटेक्ट फोर्स इस ऑपोजिट डायरेक्शन में m2 से m1 पे लग रहा है जो इसको अपोज कर रहा है। तो वी विल अप्लाई द फोर्स हियर नेचुरली। F कैपिटल F जो फोर्स अप्लाई किया गया वो ग्रेटर होना चाहिए स्मॉल f जो कि कांटेक्ट फोर्स है ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑन m1 थ्रू m2। तो वी विल राइट F माइनस स्मॉल f विल बी इक्वल टू m1a, क्योंकि ब्लॉक m1 में एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो गया। तो इक्वेशन बन गई हमारी F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू m1a। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R1 इज इक्वल टू m1g होगा, इसका यहां पे कोई यूज नहीं है, बराबर बैलेंस कर रहा है। नाउ अब जो ये कांटेक्ट फोर्स है ये किसके थ्रू लगा था, m2 ब्लॉक के थ्रू m1 पे और m1 ब्लॉक के थ्रू m2 पे। तो अगर हम m2 पे लगने वाला फोर्स देखें तो हमने कैपिटल F फोर्स लगाया m1 पे और m1 ने फोर्स लगाया m2 पे जो कि कांटेक्ट फोर्स कहला रहा है। ऑफ कोर्स m2 ने भी कांटेक्ट फोर्स m1 पे लगाया था।
तो अगर हम इस M2 पर लगने वाला फोर्स देखें तो वो कांटेक्ट फोर्स F इज इक्वल टू M2A कहलाएगा। सेम एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक्स में होगा। अब हमने जो ये इक्वेशन बनाई F माइनस एफ इज इक्वल टू M1A पहले ब्लॉक के लिए, इनफैक्ट ये होल बॉडी के लिए, इसमें हम F इज इक्वल टू M2A लिख दें तो देखिए F माइनस M2A इज इक्वल टू M1A, ये उधर जाके ऐड हो जाएंगे और F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A, यानी कि आप पूरे सिस्टम की, पूरे दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2 लिख सकते हैं। अब अगर हम ये कैलकुलेट करना चाहें कि M2 पर कितना फोर्स लग रहा है, उस कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो इस F इज इक्वल टू M2A में हम उठा के एक ही जगह, एक ही प्लेस पर F अपॉन M1 प्लस M2 की वैल्यू प्लेस कर देंगे और वी विल गेट द फॉर्मूला F इज इक्वल टू M2F अपॉन M1 प्लस M2। तो एक ही एग्जाम्पल हुआ। अगर हम ये कहते हैं कि ये फोर्स M1 पे ना लग के M2 पर लग रहा है, नाउ इस सिचुएशन में अब देखिए हमने फोर्स लगा दिया M2 ब्लॉक पे, कोई फर्क नहीं आया। M2 ब्लॉक पे जब फोर्स लगाया तो M2 से M1 पे कांटेक्ट फोर्स लगा, एट द सेम टाइम M1 से M2 पे कांटेक्ट फोर्स लगा, बिल्कुल वही सिस्टम फॉलो करेंगे। तो कांटेक्ट फोर्स स्मॉल f, एक्सेलरेशन सिस्टम का a है, तो अब नेट फोर्स बॉडी M2 पे होगा क्योंकि हमने F फोर्स M2 पे लगाया। तो वी विल राइट M2A is equal to capital F, the force applied minus contact force which is acting opposite from M1 to M2. तो F minus F is equal to M2A। ये जो कांटेक्ट फोर्स है ये ब्लॉक M1 से M2 पे लग रहा है, पिछली सिचुएशन में M1 से M2 से M1 पे देखा था। यहां लिख देंगे R2 is equal to M2G। अब जो कांटेक्ट फोर्स है किस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए। अब जो कांटेक्ट फोर्स है किस ब्लॉक के लिए, M1 ब्लॉक के लिए, उसको लिखेंगे F इज इक्वल टू M1A। अब ये वैल्यू हम उठा के अगर इस सिचुएशन में प्लेस कर दें, इस इक्वेशन में, तो वी विल गेट F माइनस M1A इज इक्वल टू M2A, F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A। देखिए फिर वही सिचुएशन आ गई, एक्सेलरेशन आया F अपॉन M1 प्लस M2। अब अगर हम इस कांटेक्ट फोर्स को निकालना चाहें जो कि M1 पे लग रहा है, तो F इज इक्वल टू M1A में M1 लिखेंगे और A की जगह हम F अपॉन M1 प्लस M2 लिख देंगे। वी विल गेट M1F अपॉन M1 प्लस M2। तो कंक्लूजन ये आया कि अगर हम M1 पे फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स F माइनस F विल बी इक्वल टू M1A होगा, और अगर हम M2 पे फोर्स लगाते हैं तो नेट फोर्स F माइनस F इज इक्वल टू M1A होगा। लेकिन ये तो डिफरेंस हमेशा लगाए गए फोर्स और कांटेक्ट फोर्स का डिफरेंस होगा। दूसरी बात, एक्सेलरेशन दोनों में सिमिलर आएगा, सेम एक्सेलरेशन से पूरा सिस्टम जाएगा, और हम चाहे इधर से फोर्स लगाएं या उधर से फोर्स लगाएं, किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगाएं, एक्सेलरेशन की सिचुएशन यही आएगी, A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2, जो यहां पे F इज इक्वल टू M1 प्लस M2A निकाला हमारा फोर्स, बदलेगा कहां पर, कांटेक्ट फोर्स। जब हम M1 पे फोर्स लगा रहे थे तो कांटेक्ट फोर्स आएगा बनके F इज इक्वल टू M2। देखिए यहां पे M2 कब होगा, जब M1 पे फोर्स लगाएंगे तो ये कांटेक्ट फोर्स निकालेंगे, और जब हम M2 पे फोर्स लगा रहे हैं तो इसके लिए कांटेक्ट फोर्स निकालेंगे M1F अपॉन M1 प्लस M2। तो कांटेक्ट फोर्स दो तरह के हो सकते हैं, M1F अपॉन M1 प्लस M2 या M2F अपॉन M1 प्लस M2। वी विल स्टडी अबाउट two blocks which are connected by a string and placed on a horizontal surface and we are applying the force on the body। तो आप देख सकते हैं ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है जिसपे एक ब्लॉक रखा हुआ है मास M1 का, दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है मास M2 का। ये दोनों ब्लॉक एक स्ट्रिंग के थ्रू कनेक्टेड हैं। अब हम इन ब्लॉक्स के ऊपर एक फोर्स लगा रहे हैं थ्रू M2, मतलब वी आर पुलिंग these two blocks which are connected by a string by application of force on M2। हम फोर्स को
M1 पे लगा के भी पुल कर सकते हैं, जिसके बारे में अभी नीचे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसको देखें कि जब हमने फोर्स को M2 पे लगाया तो सिस्टम पूरा फॉरवर्ड इस तरफ बढ़ेगा और एक्सेलरेशन A क्रिएट हो जाएगा। अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं, M1G डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, R1 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड M1 ब्लॉक से, M2 ब्लॉक से, M2G डाउनवर्ड, R2 नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड, और टेंशन फोर्स लग रहे हैं M1 से M2 की ओर स्ट्रिंग पे, M2 से M1 की ओर स्ट्रिंग पे। मींस इन स्ट्रिंग पे दोनों ब्लॉक्स टेंशन फोर्स क्रिएट करके एक दूसरे को काउंटर बैलेंस करेंगे और आप फाइनली फोर्स लगा के बॉडी को फॉरवर्ड मूव करवा रहे हैं। इस सिचुएशन में अब हम M1 ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे और M2 ब्लॉक पे लगने वाले फोर्सेस को देखेंगे। तो अगर हम M1 ब्लॉक की बात करें तो इस पे लगने वाला फोर्स एक टेंशन फोर्स है जो इसको फॉरवर्ड पुल कर रहा है। M1 इंटू A एक्सेलरेशन A है, तो क्योंकि A एक्सेलरेशन है जो दोनों ब्लॉक्स में होगा, तो अगर ब्लॉक M1 में एक्सेलरेशन A है और मास M1, तो M1A इज इक्वल टू फोर्स होगा टेंशन T इन द स्ट्रिंग। मींस स्ट्रिंग की हेल्प से आपने पुल कर लिया और वो स्ट्रिंग में टेंशन है T। पहली इक्वेशन बन गई। अब अगर हम दूसरे ब्लॉक के लिए देखें तो इस ब्लॉक को हम फोर्स लगा के पुल कर रहे हैं और एक टेंशन इसको अपोज कर रही है जो स्ट्रिंग में लग रही है, क्योंकि ये ब्लॉक खींचा जा रहा है इस ब्लॉक के थ्रू। तो जो नेट फोर्स फॉरवर्ड लगेगा उस डायरेक्शन में वो होगा M2A, बिकॉज वी आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन M2। नेचुरली force F should be greater than the tension force which is opposing this, otherwise block cannot move। तो हम लिखेंगे F minus T is equal to M2A। This is the net force on M2। These two equations are there। अब हम इस टेंशन जो M1A उसकी वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में प्लेस कर सकते हैं। तो we will get F minus M1A इसकी जगह प्लेस करके इज इक्वल टू M2A। इसको शिफ्ट कर दिया और हमको मिला F इज इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू A, और हमने एक्सेलरेशन निकाल लिया F अपॉन M1 प्लस M2। ये एक्सेलरेशन M1 ब्लॉक में भी होगा, M2 ब्लॉक में भी होगा। हम कह सकते हैं पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है। अब अगर हम टेंशन निकालना चाहें T, तो T इज इक्वल टू इस इक्वेशन में M1 के साथ में एक्सेलरेशन की वैल्यू रख देंगे, तो M1 F अपॉन M1 प्लस M2। ये जो एक्सेलरेशन है इसको हमने ब्लॉक M1 में रखा, M1 के साथ में रखा, तो टेंशन जो हमको मिलेगी वो स्ट्रिंग में टेंशन आएगी जो किसके रेफरेंस में आएगी, ब्लॉक M1 के रेफरेंस में आएगी। ध्यान देने की बात यह है कि ब्लॉक M1 के रेफरेंस में ये टेंशन आएगी तो M1F अपॉन M1 प्लस M2, क्योंकि हम पुल कर रहे हैं फोर्स लगा के M2 ब्लॉक को। ऑन द कॉन्ट्रेरी, अब अगर हम कहते हैं सेकेंड डायग्राम में देखिए कि M1 को पुल कर रहे हैं फोर्स लगा के, एक्सेलरेशन वही आएगा A इज इक्वल टू F अपॉन M1 प्लस M2। वाई? यहां जो इक्वेशन टेंशन की है वो M1A के बदले में M2A बन जाएगी, यानी यहां पर T इज इक्वल टू M2A होगा, और इधर जो नेट फोर्स फॉरवर्ड लगेगा इस डायरेक्शन में वो होगा F माइनस T इज इक्वल टू M1A। देखिए इस इक्वेशन में हमने M2A लिखा था, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे M1A इज इक्वल टू F माइनस T। ये बात आपको अब को रिलेट करके इस इक्वेशंस को समझ में आ जाएगी। और अगर हम उसी रूल को फॉलो करते हुए टेंशन को निकालें तो ब्लॉक M2 के रेफरेंस में जो टेंशन आएगी वो M2F अपॉन M1 प्लस M2 आ जाएगी। आई थिंक ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो इसको ध्यान देना है कि एक्सेलरेशन तो दोनों जगह सिमिलर है, और हम टेंशन जिस रेफरेंस में निकाल रहे हैं, जिस ब्लॉक के रेफरेंस में निकाल रहे हैं, उस हिसाब से
यहां ब्लॉक M1 के रेफरेंस में है तो M1F अपॉन M1 प्लस M2, M2 के रेफरेंस में है तो M2F अपॉन M1 प्लस M2 टेंशन आ जाएगी। नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल जिसमें हम पुश और पुल के रिलेशन में हॉरिजॉन्टल सरफेस पे बॉडी या ब्लॉक के मूवमेंट को डिस्कस करेंगे। पहले पार्ट में यहां पे पुल के बारे में डिस्कस किया गया है। तो देखिए एक ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक को हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है। अब हम इस पर स्ट्रेट फोर्स ना लगा के एक इंक्लाइन डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं बाय मेकिंग एन एंगल थीटा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। तो जब हम एक सर्टेन एंगल बनाकर फोर्स लगा रहे हैं तो ये फोर्स एज ए वेक्टर क्वांटिटी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा हमेशा एंगल की तरफ बनेगा। यहां पर mg वेट ऑफ द बॉडी डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r ऊपर को है। तो अब आप देख सकते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स r और f साइन थीटा की सेम डायरेक्शन अपवर्ड है और mg वेट ऑफ द बॉडी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है और लगने वाला फोर्स f था और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट f cos थीटा स्ट्रेट जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। तो वी कैन राइट द इक्वेशन इन व्हाट मैनर। देखिए r प्लस f साइन थीटा दोनों अपवर्ड हैं तो r प्लस f साइन थीटा इज इक्वल टू वेट ऑफ द बॉडी mg। पहली इक्वेशन बन गई। दूसरा f इज इक्वल टू ma, तो f यहां पर f नहीं है, f cos थीटा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन हो रहा है। तो f cos थीटा इज इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू f cos थीटा अपॉन m। अब अगर हम पुश की कंडीशन पे आ जाएं तो बॉडी को पुश किया जा रहा है स्ट्रेट नहीं, एक एंगल बनाकर हॉरिजॉन्टल से डाउनवर्ड बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। तो देखिए इस F फोर्स के दो कंपोनेंट बनेंगे, F cos थीटा, F sin थीटा। F cos थीटा हॉरिजॉन्टली होगा, F sin थीटा वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। फिर से ध्यान दीजिएगा, यहां पर जब हम पुल कर रहे थे तो F sin थीटा अपवर्ड था और जब हम यहां पे पुश कर रहे हैं तो F sin थीटा डाउनवर्ड है। तो अगर यहां पर आप इक्वेशन बनाएं तो देखिए F sin थीटा और mg डाउनवर्ड है और R अपवर्ड है। तो इक्वेशन बनेगी R इज इक्वल टू mg प्लस F sin थीटा। और अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो F cos थीटा इज इक्वल टू ma, तो a इज इक्वल टू F cos थीटा अपॉन m। अब स्टूडेंट्स यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, किसी बॉडी को पुश करना आसान है कि पुल करना आसान है। जरा सोच के देखिए, पुल करना आसान है? यस, पुल करना ज्यादा आसान है पुश करने के कंपैरिजन में। सवाल उठता है क्यों? इस मैथमेटिकल इक्वेशन से समझ में आ जाएगा। जब हम बॉडी को पुल कर रहे हैं एक एंगल बना के, तो देखिए mg यानी कि जो डाउनवर्ड जाने वाला फोर्स है वो केवल mg है और अपवर्ड जाने वाले फोर्स दो हैं, r प्लस f sin थीटा। लेकिन जब हम पुश कर रहे हैं तो डाउनवर्ड जाने वाले फोर्स दो हैं, f sin थीटा प्लस mg, और अपवर्ड लगने वाला फोर्स r है केवल। जितने ज्यादा फोर्सेस हम बॉडी पे पुश लगा रहे हैं और वो सारे फोर्सेस अगर डाउनवर्ड जा रहे हैं तो हमको बॉडी को आगे ले जाने में डिफिकल्टी होती है। तो अगर हमारे फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा हैं तो हम आसानी से बॉडी को आगे ले जा पाएंगे। इसलिए पुल इज मोर कन्वीनियंट देन द पुश फॉर ए बॉडी, बिकॉज आप देख सकते हैं r प्लस f sin थीटा अपवर्ड है और यहां पे mg प्लस f sin थीटा डाउनवर्ड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट apparent weight of a man moving in a lift। लिफ्ट ऊपर जा रही है, उस सिचुएशन में क्या होगा, हमें अपना वेट कैसा महसूस होगा, या लिफ्ट नीचे को आ रही है उस सिचुएशन में हमें अपना वेट कैसे महसूस होगा। आइए इस बारे में डिस्कशन करेंगे। एक बहुत कॉमन सी बात है, अगर हम फर्स्ट फ्लोर से थर्ड फ्लोर फोर्थ फ्लोर की ओर जाते हैं तो हम थकने लगते हैं, और अगर हम किसी सामान को उठा के ले जा रहे हैं तो वो सामान ग्राउंड फ्लोर पे हमको वजन में कम लगता है। लेकिन हम जैसे जैसे ऊपर चढ़ते चले जाते हैं, सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पे आते हैं, हमको लगता है वजन बढ़ गया। हम अपने बॉडी के पोस्चर को भी बदल देते हैं। क्यों? क्या सच में वजन बढ़ जाता है? आप 4 किलो का सामान लेके जा रहे हैं और ऊपर पहुंचते हैं तो क्या वो 8 किलो हो जाता है? नो, नेवर।
लेकिन हमको ऐसा महसूस होता है कि वजन बढ़ता चला जा रहा है बिकॉज वी आर मूविंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। और जब हम नीचे की ओर आते हैं तो हमको उसी चीज में कमी महसूस होने लगती है, वी फील इट। तो ये एपरेंट सिचुएशन है और इसका एक क्लियर एग्जाम्पल हम लिफ्ट में महसूस करते हैं। आइए इस चीज को डिस्कस करते हैं। तो यहां 3 सिचुएशंस बनाई गई हैं। पहली सिचुएशन में देखें, एक पर्सन या मैन वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ है। अब जब ये खड़ा हुआ है, स्टैंडिंग पोजीशन में है, तो इसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अपवर्ड एक्ट कर रहा है। इस सिचुएशन में हम नेट फोर्स डाउनवर्ड लेंगे मैन का, क्योंकि वो स्टैंडिंग पोस्चर में है। सिर्फ दोनों को बराबर कहने से हम आदमी का वेट पता नहीं लगा सकते वेइंग मशीन पे। तो वेइंग मशीन के थ्रू अगर हम वेट पता लगा रहे हैं कि उस पे कितना वेट महसूस हो रहा है, तो वो नेट वेट डाउनवर्ड जाएगा। तो नेट वेट डाउनवर्ड यानी नेट फोर्स डाउनवर्ड विल बी इक्वल टू mg माइनस r। mg की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए नॉर्मल रिएक्शन फोर्स से, तभी तो वो स्टेबल हो पाएगा अर्थ पे। तो एक जनरल इक्वेशन बन के आ जाएगी F इज इक्वल टू mg माइनस r। अब अगर आदमी रेस्ट पे है तो एक्सेलरेशन तो है नहीं उसमें, तो F इज इक्वल टू ma में एक्सेलरेशन 0 हो गया, तो हम यहां पे 0 लिख देंगे। तो 0 इज इक्वल टू mg माइनस r, तो r इज इक्वल टू mg या w इज इक्वल टू mg। डेट्स वाई हम w इज इक्वल टू mg को अपना वेट कहते हैं, वो वास्तव में नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। तो हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के थ्रू अपना वेट पता लगाते हैं। लेकिन अगर हम एक्सेलरेट हो रहे हैं या ऊपर की ओर या नीचे की ओर, तो सिचुएशन में थोड़ा सा फर्क आ जाता है। लिफ्ट के एग्जाम्पल से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये एक लिफ्ट में आदमी खड़ा हुआ है, आदमी का वेट mg डाउनवर्ड है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स उस पे अपवर्ड है और लिफ्ट ऊपर की ओर एसेंड हो रही है विद द एक्सेलरेशन a। अब एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है अगेंस्ट द ग्रेविटी। जो हमारी टिपिकल इक्वेशन है मैन के रिस्पेक्ट में, तो नेट फोर्स ऑन द मैन इज एक्टिंग डाउनवर्ड, वो हुआ F इज इक्वल टू mg माइनस r, जो अभी यहां पे हमने सीखा था। लेकिन एक्सेलरेशन यहां अपवर्ड है और अगेंस्ट द ग्रेविटी है, जबकि ये लगने वाला फोर्स डाउनवर्ड है। तो यहां नेगेटिव वैल्यू मिल जाएगी एक्सेलरेशन की। तो वी विल राइट इन प्लेस ऑफ F माइनस ma इज इक्वल टू mg माइनस r। इसकी रीशिफ्लिंग करेंगे तो r इज इक्वल टू mg प्लस ma। तो आप देख सकते हैं r यानी जिसे हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कह रहे हैं, जिससे हम ये डिसाइड करते हैं कि वेट ऑफ द बॉडी कितना होगा, वो एपरेंट वेट हमें बढ़ा हुआ महसूस हो रहा है, mg के साथ में ma जुड़ गया। तो हमें लगेगा कि हमारा वेट बढ़ता चला जा रहा है जब हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। ये एपरेंट सिचुएशन होगी, एक्चुअली नहीं होगा। मींस जब भी बॉडी ऊपर की ओर जाती है तो mg के साथ में ma ऐड हो जाता है और बॉडी का वेट इंक्रीज होता हुआ महसूस होता है। थर्ड सिचुएशन में देखें, जब लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, अंडर द एक्सेलरेशन नीचे आ रही है, अगेन वी विल राइट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैन डाउनवर्ड F इज इक्वल टू mg माइनस r। पर क्योंकि एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड है और ग्रेविटी भी डाउनवर्ड है, तो वी विल टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू mg माइनस r, तो r आ जाएगा mg माइनस ma। मींस अब डिफरेंस आ गया, यानी mg से वेट कम हो गया, तो हमको लगेगा हमारा वेट कम होता चला जा रहा है। तो एपरेंट वेट विल बी लेस देन द mg। तो हमारे सामने ये 3 सिचुएशंस लिफ्ट के केस में आ जाती हैं। लिफ्ट के मूवमेंट में एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है डिस्कशन के लिए कि लिफ्ट नीचे की ओर आ रही है, डिसेंड हो रही है अंडर द एक्सेलरेशन a, और अचानक लिफ्ट की स्ट्रिंग ब्रेक कर जाए या टूट जाए। अगर स्ट्रिंग टूट गई लिफ्ट की, तो लिफ्ट फ्री फॉल अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से नीचे आएगी। तो यहां पर एक्सेलरेशन g के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल हो जाएगा। तो हम जो इक्वेशन लिखते हैं F इज इक्वल टू mg माइनस r या ma इज इक्वल टू mg माइनस r, इसमें a की जगह g को प्लेस कर देंगे, क्योंकि a g के बराबर हो गया, फ्री फॉल ऑफ द लिफ्ट हो गया है। तो यू विल सी r विल बी इक्वल टू 0। मींस ये एक वेटलेसनेस की कंडीशन आ जाएगी और जो मैन यहां खड़ा हुआ था ये हवा में ऊपर को उठ जाएगा लिफ्ट के अंदर, और इसका सर यहां टकरा भी सकता है, क्योंकि ये एक वेटलेसनेस की सिचुएशन आ गई, क्योंकि a g के बराबर हो गया,
क्योंकि लिफ्ट फ्री फॉल अंडर द अफेक्ट ऑफ ग्रेविटी से नीचे आने लगेगी। नाउ वी कम टू अनदर एग्जांपल, अनदर कॉन्सेप्ट व्हिच इज रिलेटेड विद पुली सिस्टम। यू कैन सी ए सिंगल फिक्स पुली इज गिवन देयर, जिसमें इस पुली पे एक स्ट्रिंग अटैच्ड है और इससे दो ब्लॉक्स मास m1 और मास m2 का कनेक्टेड हैं उसके एंड्स पर। दोनों ब्लॉक्स जब इस पे कनेक्ट कर दिए गए और साथ में कंडीशन दे दी हमने कि m1 ब्लॉक इज ग्रेटर देन m2, मींस मास ऑफ दिस ब्लॉक इज ग्रेटर एज कंपेयर टू m2। तो ये सिस्टम ऑफ पुली इन मासेस को m1 से नीचे की ओर ले जाएगा और m2 ऊपर की ओर आएगा। तो एक्सेलरेशन देख सकते हैं आप, ये एरो बनाए अपवर्ड डायरेक्शन में से होता हुआ यहां डाउनवर्ड डायरेक्शन की ओर आगे होगा। मींस ये पूरा सिस्टम ब्लॉक्स का इस तरह से नीचे घूमेगा कि m1 नीचे आएगा और m2 ऊपर जाएगा। तो यहां पे यानी कि दो तरह के फोर्सेस लग रहे हैं। डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है m1 ब्लॉक में और अपवर्ड फोर्स लग रहा है m2 ब्लॉक में। क्योंकि m1g और m2g नीचे को एक्ट कर रहे हैं तो स्ट्रिंग में टेंशन क्रिएट हो जाएगी। उसके फ्री बॉडी डायग्राम में देखें तो टेंशन T अपवर्ड डायरेक्शन में होगी दोनों के रिलेशन में, और दोनों में सेम टेंशन होगी क्योंकि ये सिंगल फिक्स पुली है। अब इसके हम इक्वेशंस को बनाएं। अगर हम ब्लॉक m2 के रेफरेंस में बात करें जिसका मास m2 है, तो ये ऊपर की ओर उठ रहा है ब्लॉक, तो इस पे लगने वाला नेट फोर्स अपवर्ड होगा m2a, acceleration is a, is equal to t minus m2g। t should be greater as compared to mg अगर ये ऊपर जा रहा है, तो t minus m2g is equal to m2a, इक्वेशन 1 बन जाएगी। अगर हम इस ब्लॉक के लिए देखें तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, मींस नेट फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। तो नेट फोर्स डाउनवर्ड फॉर द ब्लॉक of the mass m1 will be m1a is equal to m1g minus t। m1 should be greater, means m1g should be greater than tension force T in the string, so we will write m1g minus t is equal to m1a। आप इन दोनों इक्वेशंस में मैथमेटिकली वैल्यू रख के सॉल्व करके टेंशन और एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको जनरलाइज वे में फॉर्मूला क्रिएट करना है तो आपस में इन दोनों इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूशन करिए वैल्यूज का और एक्सेलरेशन को निकाल सकते हैं। a इज इक्वल टू m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2, और टेंशन इन द स्ट्रिंग निकाल सकते हैं 2m1 m2g अपॉन m1 प्लस m2।